प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा 15वां अध्याय जिसका नाम है मेघ आए और जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। सन 1983 में आपका निधन हो गया। हमारा पहला पद्यांश है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद, शहर से आए अतिथि के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ अर्थात बादल भी बड़े बन ठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। जैसे किसी मेहमान के आने का संदेश अर्थात दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चों को या बड़ों को पता चलता है, गांव के बच्चे एवं उनकी सालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देती है यह खबर कि दामाद आने वाले हैं या आए हैं। ठीक उसी तरह हवा उनके आगे नाचती हुई पूरे गांव की यह सूचना देने लगी है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखते एवं निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांकने लगते हैं। हमारा अगला पद्यांश है पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सिर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अर्थात कवि कह रहा है कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगी है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हो। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर या बाहर निकालकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही है। हमारा अगला पद्यांश है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अर्थात जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आता है या आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छिप जाती है और कहती है कि आप इतने दिनों से मेरे बारे में कोई खोज खबरियां सुध नहीं ली, आप इतने दिनों बाद आए हैं, आज याद आई मुझे आपकी। क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई है? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलवाते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। हमारा आखिरी पद्यांश है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अर्थात उक्त पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रीतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, लेकिन जब वो आकर छत के ऊपर चले जाते हैं अर्थात मेहमान छत के ऊपर चले जाते हैं या उसका प्रीतम छत के ऊपर चला जाता है आकर, तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। इस प्रकार कवि ने वर्षा के सूचक बादलों के आने पर होने वाली खुशी का वर्णन किया है। इसी के साथ शहर से अपनी ससुराल के गांव में दामाद के आने की खुशी का भी चित्रण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता शब्द चित्रात्मक कविता है। इस कविता में मेघों के आने का बड़ा ही सुंदर चित्रात्मक वर्णन किया है। मेघ का आना, बयार का चलना, पेड़ों का गर्दन उचकाकर देखना, नदी का ठिठकना, पीपल का उसका स्वागत करना, तालाब या नदियों का हर्षित होना आदि से बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। मेघ की तुलना शहरी दामाद के रूप में की गई है।
जिसके गांव आगमन से सारे गांव में हलचल मच गई है। सभी उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। पत्नी का उल्हाना देना और भ्रम दूर होने पर मिलन के अश्रु बहना आदि से कविता अत्यंत सजीव हो उठती है। इस प्रकार हमारी यह कविता पूरी होती है।